हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट कन्वे। स्टूडेंट, आज पूरे हिंदी की तैयारी मेरे प्यारे बच्चों में कराने वाला हूं। आज की वीडियो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 22 फरवरी को हिंदी का पेपर है। 22 फरवरी को हिंदी का पेपर है मेरे प्यारे बच्चों। मैराथन क्लास का वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं। सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, मेरी गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों। पूरा पेपर यहीं से आने वाला है। जितना भी प्रश्न आज की वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा, सारे प्रश्न यहीं से बनने वाले हैं और 70 में 70 नंबर बिल्कुल मैं आप लोगों को पक्का कराने वाला हूं। इतना अगर आप तैयार कर लेते हो मेरे प्यार बच्चों, तो पूरी हिंदी में अगर मैं बात करूं तो 95% नंबर ओवरऑल आप लेकर आने वाले हो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे प्यार बच्चों। सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मतलब समझ रहे हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, फिर गद्यांश पद्यांश, संस्कृत के गद्यांश पद्यांश मेरे प्यार बच्चों, इसके बाद निबंध, इसके बाद पत्र लेखन मेरे प्यारे बच्चों, जीवन परिचय की बात अगर हम करें वहां पे, इसके बाद श्लोक अगर हम बात करें, श्लोक भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं और संस्कृत के प्रश्न उत्तर भी बताने वाला हूं साथ ही साथ। तो चलो वीडियो को लाइक कर देना और जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्न तैयार करके 22 फरवरी को चले जाओ और पूरे के पूरे अंक लेकर आओ। मेरे प्यार बच्चों, आज वीडियो में 10 महत्वपूर्ण टॉपिक को भी विद सॉल्यूशन बताने वाला हूं। ठीक है, एक ही वीडियो में 10 महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाला पूरा सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, और इसे तुरंत रट्टा मार लेना है आप लोगों को मेरे प्यार बच्चों। यूपी बोर्ड वाला वायरल प्रश्न आपको बताने वाला हूं। 95% मेरे प्यार बच्चों, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती लाने से। ठीक है, हिंदी में। इसके बाद आप लोगों को गणित का पेपर है, फिर इसके बाद देखेंगे। बहुत जबरदस्त तैयारी मेरे प्यारे बच्चों। पहले आज वीडियो में जितना प्रश्न बता रहा हूँ सारे प्रश्न तैयार कर लो। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पे ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और 95% लाकर दिखा दो सबको। जो आप पे उम्मीद नहीं करते तो उनको भी दिखा दो। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलो सबसे पहले हम लोग पहले टॉपिक जो है वो आप लोगों का बहुविकल्पीय प्रश्न का। तो बहुविकल्पीय प्रश्न पहला मैं स्टार्ट करता हूं। यहाँ से क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ठीक है, कह रहा निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही, उसे पहचान कर लिखिए। और इन चार दिया है और चारों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर आपको लिखना है। ठीक है, तो मेरे प्यारों जो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा, क्योंकि अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। ये बात आपको भी मालूम है कि अजंता के जो लेखक है वो कौन है, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। इसीलिए डी वाला जो कथन है बिल्कुल सही है। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरा प्रश्न है कि क्या लिखूं किस विधा की रचना है। क्या लिखूं किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों। कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन ए पे क्लिक करने की जरूरत है। निबंध विधा की रचना है और एग्जाम में जब आएगा प्रश्न तो आप बिल्कुल आंख बंद करके ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करके चले आना है आप लोगों को। तीसरा प्रश्न है कि गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक हैं। तो गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक धर्मवीर भारती जी हैं और ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और चौथा प्रश्न देखेंगे। चिंतामणि निबंध संग्रह है। तो चिंतामणि निबंध संग्रह है रामचंद्र शुक्ल जी का। बहुत बार क्यूज में भी क्वेश्चन में पूछ चुका हूं ये वाला प्रश्न। ठीक है, पांचवा है कि गबन उपन्यास है। तो गबन उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद्र जी का। ए वाला ऑप्शन पे क्लिक करना और वहां से चले जाना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि आकाश द्वीप और ममता कृति है। तो आकाश द्वीप और ममता कृति ये दोनों कृतियां हैं और किनकी कृतियां हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो जयशंकर प्रसाद जी की हैं। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए वाला पे क्लिक करके चले आना। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है 7वां। क्या है कि कलम का सिपाही किसकी रचना है। ठीक है, मतलब कलम की सिपाही की रचना किसने किया। तो कलम की सिपाही की रचना किसने किया, अमृत राय जी ने किया था। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं 8वां प्रश्न। मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है। तो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा जो संपादित पत्रिकाएं हैं वो मर्यादा और हंस है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8वां का। इसी के साथ बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 कि छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। तो छायावादी युग के प्रमुख लेखक मेरे प्यारे बच्चों राम कुमार वर्मा जी हैं। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही बात हम करेंगे 10वां प्रश्न। गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है। तो गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी मेरे प्यारे बच्चों, मेरी असफलताएं हैं और सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। 11वां प्रश्न देखिए, अजात शत्रु किस विधा की रचना है। तो अजात शत्रु किस विधा की रचना मेरे प्यारे बच्चों, नाटक विधा की रचना है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 12वां प्रश्न है कि तितली उपन्यास है। तो तितली उपन्यास मेरे प्यारे बच्चों जयशंकर प्रसाद जी का। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 13 है कि हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा है। तो हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा 1919 से लेकर 1938 तक मानी जाती है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही अगर हम बात करें 14 प्रश्न है कि मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है। तो मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है, आत्मकथा विधा की रचना है। सी वाला जो है
राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। 15 प्रश्न देखिए, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक हैं। तो संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 16वां प्रश्न देखिए, ठूठा आम किसकी रचना है? तो ठूठा आम किसकी रचना है? भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 17वां प्रश्न है कि पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक हैं। तो पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक जो है वो जयप्रकाश भारती जी हैं। ए वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। 18वां प्रश्न है कि वर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं। तो वर्फ के गुड़िया के रचनाकार मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, इन 4 ऑप्शन में से कोई एक सही है। कौन है? तो जयप्रकाश भारती जी। बी वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा और यही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि नीड का निर्माण किसकी रचना है? तो नीड का निर्माण मेरे प्यारे बच्चों हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। तो ए वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, इसका ए वाला सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है कि झूठा सच किस विधा की रचनाकार है? तो झूठा सच किस विधा की रचनाकार है मेरे प्यारे बच्चों? तो वो है उपन्यास विधा के। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर 21वां है कि भूले बिसरे चित्र के रचनाकार है। तो भूले बिसरे चित्र के रचनाकार मेरे प्यारे बच्चों भगवती चरण वर्मा जी हैं। ये वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, ठलुआ कलब निबंध के रचनाकार है। तो ठलुआ कलब निबंध के रचनाकार मेरे प्यारे बच्चों गुलाब राय जी हैं। ये वाला ऑप्शन जो देख रहे हो ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वही क्वेश्चन नंबर 23 है कि एकांकी सम्राट कहा जाता है। तो एकांकी सम्राट कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों राम कुमार वर्मा को, और ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे 4 दिया हुआ है, 4 में से कोई एक कथन सही उसे पहचान कर लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, गुनाहों के देवता होगा, गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती जी हैं। बी वाला ऑप्शन सही होगा। गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती जी हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आइए, क्या है? उसने कहा था किस विधा की रचना है? तो उसने कहा था ना किस विधा की रचना है? कहानी विधा की रचना है। सी वाला ऑप्शन जो है मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, हास्य रस का अस्थायी भाव क्या है? तो हास्य रस का अस्थायी भाव हास होता है, इसलिए ए वाला ऑप्शन जो है मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर होगा। वहीं 27 देखिए, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी में कौन सा रस है मेरे प्यारे बच्चों? तो करुण रस का प्रयोग किया गया है। बी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। वहीं 28 प्रश्न है कि रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? मतलब पैरों तो 24 मात्राएं होती हैं, इसलिए सी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, राजा रानी में कौन सा समास है? तो राजा रानी में द्वंद्व समास आप लोगों का है, ये वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30वां देखिए, अग्नि का परिवाची शब्द है। तो अग्नि का परिवाची शब्द मेरे प्यारे बच्चों अनल, पावक, आग की उपयुक्त सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि तीनों है, अनल, आग, पावक तीनों है। ठीक है, पहला प्रश्न जैसा देख पा रहे हो यहाँ पे क्या है कि शुक्ल युग की काल अवधि है। देखो शुक्ल युग की काल अवधि कितनी मानी जाती है? ये प्रश्न तो हमेशा आता है, इतना सबको जानकारी है। तो शुक्ल युग की काल अवधि मालूम भी होना चाहिए आप लोगों को। 1850 से लेकर 1900 बिल्कुल नहीं, 1900 ईस्वी से बिल्कुल नहीं, 1919 ईस्वी से लेकर 1938 तक बिल्कुल। सी वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। शुक्ल युग की काल अवधि मालूम है ना आप लोगों को, 1919 से लेकर 1938 तक मानी जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरा प्रश्न देखो, रस मीमांसा के लेखक, रस मीमांसा के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। पहला ही ऑप्शन आपका सही हो गया लो। इसके बाद देखो तीसरा प्रश्न है, झूठा सच किस विधा की रचना है? देखो झूठा सच किस विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना है? नहीं। कहानी विधा की रचना है? बिल्कुल नहीं। उपन्यास विधा की रचना है? बिल्कुल सही आंसर, सी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। इसके बाद चौथा देखो, गुनाहों का देवता रचना की विधा है। तो गुनाहों की देवता किस रचना की विधा है मेरे प्यारे बच्चों? कहानी विधा की? नहीं। उपन्यास विधा? बिल्कुल राइट आंसर, बी वाला ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद पांचवा प्रश्न देखिए क्या है, सुमित्रानंदन पंत की रचना है। देखो सुमित्रानंद पंत की रचना कौन है? क्या ज्ञानदीप है? नहीं। युगवाड़ी है? हाँ युगवाड़ी है। सुमित्रानंद पंत की रचना युगवाड़ी है, इसलिए बी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, महादेवी वर्मा कावित्री हैं। देखो महादेवी वर्मा जो है कावित्री हैं, प्रगतिवादी युग की? नहीं। द्विवेदी युग की? ये भी आंसर नहीं होगा। छायावादी युग की? बिल्कुल सही आंसर, सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महादेवी वर्मा कावित्री हैं, छायावाद युग की हैं। सातवां प्रश्न देखिए क्या है, नाना नाना वाहन नाना वेशा, भी ऐसे शिव समाज निज देखा
कोहू मुखहीन विमुल मुख काहू, बीनु पद कर कोहू कोहू बहु बाहू। देखो ये दिया है, बोला है कि उपयुक्त पंक्ति में रस है, मतलब इस पंक्ति में कौन सा रस का प्रयोग किया गया है मेरे प्यारे बच्चों? करुण रस का? जी बिल्कुल नहीं। विभत्स रस का? नहीं। इसमें हास्य रस का प्रयोग किया गया है। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और यहाँ पे देखेंगे प्रश्न नंबर 8वां। सुहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने ज्ञात, मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। देखो अब बोला है कि उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अब ये जो पंक्ति ऊपर दिखाई दिया है इसमें अलंकार कौन सा है? उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है? बिल्कुल नहीं। रूपक अलंकार का? नहीं। उत्प्रेक्षा अलंकार? बिल्कुल राइट आंसर, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है इस पंक्ति में। इसके बाद हम पढ़ेंगे 9 प्रश्न। देखो 9 क्या है? ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। देखो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? हरिकृष्ण प्रेमी जी? नहीं। जयशंकर प्रसाद? बिल्कुल राइट आंसर, बी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। इसके बाद 10वां प्रश्न है, कृति कंकाल के लेखक। देखो कृति कंकाल के लेखक कौन है? ऑप्शन पढ़ेंगे तब तो मालूम चलेगा। ऑप्शन पहला दिया जयशंकर प्रसाद, लो भाई पहला वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। कृति कंकाल के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी है। 11वां देखो क्या है? लिख कर लोहित लेख, डूब गया दिनमणि आहा, व्योम सिंधु सूखी देखी, तारक बुध बुध दे रहा। बोला कि इन पंक्तियों में पहले और तीसरे चरण में मात्रा है। ठीक है, ये पहले चरण में और तीसरे चरण में जो है कितनी कितनी मात्राएं हैं मेरे प्यारे बच्चों? 11 मात्राएं हैं। ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा आप लोगों का। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 12 क्या है? गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? मतलब चारों ऑप्शन से बताना है कि गुलाब द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है। क्या मेरा जीवन प्रवाह है? नहीं। मन की बातें? नहीं। मेरी असफलताएं? लो जी तीसरा वाला ऑप्शन सही हो गया, मेरी असफलताएं गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा है। 13वां है, अजात शत्रु किस विधा की रचना है? देखो अजात शत्रु संस्मरण विधा की? नहीं। रेखा चित्र विधा की? नहीं। नाटक विधा की? जी नाटक विधा की। सी वाला ऑप्शन जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखें 14वां प्रश्न, तितली उपन्यास है। देखो तितली उपन्यास है किसकी? जयशंकर प्रसाद जी की। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तितली उपन्यास है जयशंकर प्रसाद जी की। आगे अगर हम बात करें अगला प्रश्न, देखो प्रश्न नंबर 15 क्या है कि मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है? मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है? रिपोर्टाज विधा की? नहीं। उपन्यास विधा की? नहीं। आत्मकथा? जी हाँ आत्मकथा विधा की रचना है मेरी अपनी आत्मकथा। सी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। 16वां देखो क्या है? संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है? संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक मेरे प्यारे बच्चों कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर हजार प्रसाद द्विवेदी जी? नहीं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी? नहीं। रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, और सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17वां देखो क्या है? ठूठा आम किसकी रचना है? देखो ठूठा आम किसकी रचना है? भगवती शरण उपाध्याय जी की। हाँ पहला वाला ऑप्शन ही तो सही हो गया, ठूठा आम किसकी रचना है? भगवत शरण उपाध्याय जी की। 18वां जो है कि पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक कौन है? तो पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक जयप्रकाश भारती जी हैं, और पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश भारती जी। 19वां देखो क्या है? बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं। देखो बर्फ की गुड़िया के जो रचनाकार है मेरे प्यारे बच्चों वो पद्मलाल पुनालाल जी बख्शी हैं, पहला ऑप्शन नहीं। जयप्रकाश भारती जी, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा जयप्रकाश भारती जी, 19 का बी। आगे बढ़ेंगे अगला देखो 20वां प्रश्न क्या है? नीट का निर्माण किसकी रचना है? तो नीट का निर्माण तो हरिवंश राय बच्चन जी की है, बिल्कुल राइट आंसर, पहला वाला ऑप्शन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न नंबर है 21। प्रश्न नंबर 21 जो है वह है भूले बिसरे चित्र के रचनाकार। देखो भूले बिसरे चित्र के रचनाकार ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा जी, जी हैं, बिल्कुल जो है राइट आंसर हो जाएगा, भगवती चरण वर्मा जी ही हैं। 22वां है आप लोगों का ठलुआ कलम निबंध के रचनाकार। ठीक है, देखो ठलुआ कलम निबंध के रचनाकार कौन है मेरे प्यारे बच्चों? गुलाब राय जी हैं, हाँ बिल्कुल गुलाब राय जी हैं, ये वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न देखो एकांकी सम्राट कहा जाता है, तो एकांकी सम्राट किनको कहा जाता है? राम कुमार वर्मा को, तो उन्हीं को तो कहा जाता है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिकतर ये वाला ऑप्शन सही हो रहा है, देख पा रहे हो आप लोग। 24वां प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। 4 दिया है, चारों में से कोई एक कथन सही है उसे हमें पहचान कर लिखना है। पहला है कि प्रेमचंद्र एक महान कवि के रूप में प्रसिद्ध है, जी नहीं।
गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती जी हैं। लो सही तो बोला है, गुनाहों के देवता के उपन्यास के लेखक कौन है? डॉक्टर धर्मवीर भारती जी तो हैं, बिल्कुल सही है। 25वां प्रश्न देखो, उसने कहा था किस विधा की रचना है? तो उसने कहा था किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न है। उपन्यास विधा? जी नहीं। यात्रावृत्त? जी नहीं। कहानी विधा? जी हाँ, कहानी विधा की रचना। उसने कहा था किस विधा की रचना है? कहानी विधा की रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं बता रहा हूँ, इससे बाहर आपको प्रश्न तो बनेंगे ही नहीं एग्जाम में। इसके बाद है हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? देखो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास तो होता है, बिल्कुल पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। इसके बाद 27वां प्रश्न है, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी में कौन सा रस है? मतलब इस पंक्ति में कौन सा रस है? हास्य रस? जी नहीं। करुण रस? जी हाँ, करुण रस है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 28 28। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? देखो रोला के जो प्रत्येक चरण में मात्रा होती है मेरे प्यारे बच्चों, क्या 16 होती है? जी नहीं। 20 होती है? ये भी गलत हो गया। 24 होती है? जी हाँ। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। इसके बाद 29वां प्रश्न देखिए क्या है। 29वां प्रश्न है कि राजा रानी में कौन सा समास है? देखो राजा रानी में जब भी योजक चिन्ह वाला बीच में अगर ये चिन्ह लग जाए और पूछे कि कौन सा समास है, हमेशा आपका द्वंद्व समास होगा, इस बात को याद रख लेना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर है प्रश्न नंबर 30वां। प्रश्न नंबर 30वां क्या है? अग्नि का पर्यायवाची है। देखो अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है? अनल, पावक की आग की उपयुक्त सभी। देखो अग्नि का पर्यायवाची तो अनल भी होता है, पावक भी होता है और आग भी होता है, इसलिए उपयुक्त सभी डी वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, उपयुक्त सभी। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। ठीक है, तो चार क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखना है। पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात नाटककार हैं? जी नहीं, नाटककार नहीं है, निबंधकार है। रामविलास शर्मा उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध है? जी नहीं, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। दो ठे ऑप्शन गलत हो गया ना। इसके बाद देखेंगे हम लोग सी वाला, क्या भूलूं के याद करूं कहानी विधा की रचना है? जी नहीं। अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं? जी हाँ, बिल्कुल ये डी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं, यही इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न 32 है कि क्या लिखूं किस विधा की रचना है? देखो क्या लिखूं किस विधा की रचना है, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। निबंध विधा? जी हाँ, पहला वाला ही अब तो ऑप्शन सही है। क्या लिखूं किस विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना है, इसलिए पहला वाला ऑप्शन ही सही होगा। 33 है चिंतामणि निबंध संग्रह है। देखो चिंतामणि निबंध संग्रह मेरे प्यारे बच्चों रामचंद्र शुक्ल जी का, इसलिए पहला वाला ऑप्शन ही बिल्कुल राइट आंसर इसका होगा। इसके बाद 34 देखो गमन उपन्यास है, तो गमन उपन्यास है किसका? प्रेमचंद्र जी का तो है, पहला वाला ऑप्शन सही होगा इसका। आगे अगर हम बात करें 35 क्वेश्चन क्या है कि आकाश द्वीप और ममता कृति है, मतलब आकाश द्वीप और ममता ये दोनों कृतियां किनकी हैं? जयशंकर प्रसाद जी की हैं, इसलिए पहला वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा इसका। इसके बाद 36 देखो कलम का सिपाही की रचना किसने की? देखो कलम की सिपाही की जो रचना किया था मेरे प्यारे बच्चों, वृंदावन लाल वर्मा जी? जी नहीं। अमृत राय? हाँ, अमृत राय जी, इसलिए बी वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा इसका। इसके बाद 37 देखो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं, तो देखो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा जो संपादित पत्रिका है वो मर्यादा और हंस दोनों है, इसलिए ए वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। इसके बाद 38 जो है वो है आपका छायावादी युग के प्रमुख लेखक है। देखो छायावादी युग के प्रमुख लेखक की अगर हम बात करें, ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला यशपाल, ठीक है, इसके बाद दूसरा है वृंदावन लाल वर्मा जी, तीसरा है राम कुमार वर्मा जी और चौथा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक है, तो आपका राम कुमार वर्मा जी हो जाएगा सी वाला ऑप्शन 38 का। इसके बाद देखेंगे आगे अगला 39 है आपका चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं। देखो चेखव एक इंटरव्यू के जो लेखक है मेरे प्यारे, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। वो है राजेंद्र यादव जी, और ये वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा, इसको दिमाग में फिट कर लेना, थोड़ा टफेस्ट है। इसके बाद है 40वां कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लेखक हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं मतलब किसके? गांधी की देन के, कि हिंदी साहित्य का इतिहास के, कि इंद्रजाल के, कि आपके हिंदी साहित्य विमर्श के। तो देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं गांधी की देन, जो गांधी की देन है उसको कौन लिखे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी लिखे हैं। अगला टॉपिक है महत्वपूर्ण गद्यांश। कौन सा महत्वपूर्ण गद्यांश आप लोगों को पढ़ के जाना है?
जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में 100% गारंटी कि वही गद्यांश आपको पूछे जाएंगे, जिसमें से पहला है कि कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का विनाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति को उठाती जाएगी। अब मेरे प्यारों चीज, इसके नीचे 3 प्रश्न है। पहला कि प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हमने यहाँ लिखा है, उत्तर अ का संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता पाठ से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, जिसके लेखक जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, यह हुआ संदर्भ। दूसरा बोला है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंशों की व्याख्या मतलब जहां तक अंडरलाइन किया गया है कि कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। तो यहां तक अंडरलाइन किया गया, इसका हमें व्याख्या बताना है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ब वाला रेखांकित अंश की व्याख्या हमने हेडिंग डाला। इसके बाद लिखोगे कि शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति जो है वो घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है, उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता को, सदाचार को, मन तथा बुद्धि को क्या कर देता है मेरे प्यारे बच्चों, नष्ट कर देता है। इसके बाद देखो नीचे स वाला प्रश्न क्या बोला है कि युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। तो आप इसका उत्तर यहां लिखोगे कि युवा पुरुष की बुरी संगति उसे अवनति के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो भाई वो उसे निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करेगी। तो ये पहला गद्यांश हो गया मेरे प्यारे बच्चों कंप्लीट, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसी प्रकार दूसरा गद्यांश जो को कौन सा आपको पढ़ के जाना है, जो कि इंपॉर्टेंट है कि यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हमें नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है और निर्बल जो है बलि का धीर उत्साही का। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे भी पहला प्रश्न बोला है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो चलिए पहले हम लोग उत्तर में संदर्भ लिखते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता पाठ से लिया गया है। ये भी उसी चैप्टर का है और जिसके लेखक जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। बस अब इसी तरह ब वाला प्रश्न पूछा है रेखांकित अंश की व्याख्या, मतलब जहां तक अंडरलाइन किया गया था मेरे प्यारे बच्चों, कहां तक कि समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों व्याख्या देखो, यहाँ पे उत्तर ब लिखेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे कि शुक्ल जी कहते हैं कि दो व्यक्तियों में मित्रता होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उनके स्वभाव एक जैसे हों और उनकी रुचियां समान हो, वरन भिन्न स्वभाव के लोगों में भी मित्रता हो सकती है। समाज में व्याप्त विविधता को देखकर निर्धन धनी की ओर, निर्बल जो है मेरे प्यारे बच्चों शक्तिशाली की ओर तथा विनीत नम्र व गंभीर व्यक्ति उत्साही की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे कि उन्हें विपरीत समय में उचित प्रेरणा मिल सके। ठीक है, इसके बाद देखो स वाला प्रश्न, व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होता है। तो उसका उत्तर मेरे प्यारे बच्चों यहां लिखोगे कि विभिन्नता को देखकर व्यक्ति एक दूसरे की ओर आकर्षित होता है। आशय यह है कि व्यक्ति में जो गुण नहीं होते उन्हें जब वह दूसरे व्यक्ति में देखता है तो उसकी ओर आकर्षित होता है। जैसे चंद्रगुप्त अपने विद्वान मंत्री चाणक्य की ओर तथा अकबर जो है मनोरंजन के लिए बीरबल की ओर। बस हो गया। इसके बाद तीसरा जो गद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों, जो आपको तैयार करके किसी कीमत पे जाना है कि हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके। यह संभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ और इसकी चमक जो है आंखों को अंधा बना रही है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए इसके नीचे 3 प्रश्न है। पहला है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। देखो उसका उत्तर हमने यहाँ लिखा है, संदर्भ हेडिंग डालो और लिखो कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता पाठ से लिया गया है और जिसके लेखक जो है मेरे प्यारे बच्चों जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है?
जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो ये तो संदर्भ हो गया। इसके बाद बोला है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो मेरे प्यार बच्चों, इसमें दो रेखांकित अंश है, एक प्रथम रेखांकित अंश है, एक द्वितीय रेखांकित। दोनों मैंने इसलिए बताया कि दोनों में दोनों आते हैं, मतलब दोनों में से या तो पहला वाला दे देगा आपको एग्जाम में, या तो दूसरा वाला दे देगा, इसलिए दोनों मैंने ले लिया है। तो पहले वाला प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या देखेंगे, यहां से लेके यहां तक कि हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। तो देखिए हमने डाला है उत्तर ब, प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। लिखेंगे कि लेखक जयशंकर प्रसाद का कहना है कि जब ममता ने सोने के आभूषणों से भरा हुआ थाल देखा, तब वो क्या हो गई, हतप्रभ हो गई। वो आश्चर्य प्रकट करती हुई अपने पिता से कहती हैं कि आप विपत्ति के लिए इतने धन का संग्रह क्यों कर रहे हैं? भगवान की इच्छा के विरुद्ध आपने यह बहुत बड़ा क्या किया है, दुस्साहस किया हुआ है। यह है प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। अब हम करेंगे द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या, मतलब यहां तक कि फेर दीजिए पिताजी, में कांप रही हूं और इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। देखिए फिर हेडिंग हमने डाला द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। लिखेंगे कि थाल में रखे हुए स्वर्ण के सिक्के, मतलब सोने के सिक्के, जो कि ममता के पिता ने शेरशाह से घूस के रूप में स्वीकार किए थे, उनकी चमक जो है ममता की आंखों को अंधा बना रही है थी। ममता का मानना था कि विधर्मियों से लिया गया घूस का धन जो है विपत्ति का क्या होता है, साधक होता है। बस हो गया। इसके नीचे मेरे प्यारों जो स वाला प्रश्न, स में मेरे प्यारों जो दो प्रश्न है। पहला है कि अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। तो हम लोग स में पहला उत्तर देखेंगे। स में पहला वाला कि अपने पिता के द्वारा शेरशाह से उत्कोच के रूप में, उत्कोच मतलब घूस के रूप में लिए गए स्वर्ण मतलब सोने के सिक्के ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। और वही स में दूसरा प्रश्न हमसे पूछा है यहाँ पे कि गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। तो उसका उत्तर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दूसरे का, कि प्रस्तुत गद्यांश में ममता के पिता द्वारा विधर्मियों शेरशाह से घूस ले लेने के कार्य को ममता ने भगवान की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। बस हो गया। इसके बाद अगला जो गद्यांश है मेरे प्यारों जो कि आपको किसी कीमत पे तैयार कर जाना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वह है कि अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा कि मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोने मतलब खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़ी जाती हूँ। तुम इसका मकान बनाओ या महल में अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब इसके नीचे तीन प्रश्न है। पहला, प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए। तो चलो उत्तर लिखते हैं, संदर्भ हेडिंग डालो और लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता पाठ से लिया गया है, मतलब उसी चैप्टर ममता की चैप्टर से लिया गया है, और इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। बस फिर इसके बाद बोला है ब वाला प्रश्न कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब यहां तक कि मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। तुम इसका मकान बनाओ या महल में अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। इसका व्याख्या करना है। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। इसके बाद लिखेंगे कि श्री जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता ने अश्वारोही को बुलाकर उससे कहा कि उस व्यक्ति ने मेरे घर का नवनिर्माण कराने का आदेश अपने एक अधीनस्थ को दिया था। मैं अपनी पूरी जिंदगी में इस भय से भयभीत रही कि कहीं मैं अपने इस मामूली घर से भी बेघर न हो जाती, लेकिन ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मुझे जीवित रहते बेघर होने से क्या किया, बचा लिया। लिखोगे आगे कि आज मैं इस घर को छोड़े जा रही हूँ, अर्थात अब मेरे जीवन का जो अंत समय निकट आ गया है। अब यहाँ पे तुम मकान बनाओ अथवा महल, मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि अब मैं अपने उस घर में जा रही हूँ जहाँ मुझे अनंत काल तक विश्राम प्राप्त होगा। तो ये आपका रेखांकित अंश का व्याख्या था। यहाँ से लेके यहाँ तक इसको नोट कर लो। इसके नीचे फिर तीसरा प्रश्न हमसे ये पूछा है कि चिर विश्राम गृह से क्या आशय है। तो हम लोग लिखेंगे इसका उत्तर कि चिर विश्राम गृह से आशय ऐसे गृह से है जहाँ मनुष्य जो है अनंत समय तक विश्राम कर सके, अथवा ऐसा गृह जिसका अस्थायित्व जो है अंतहीन समय तक बना रहे और जिसमें व्यक्ति जो है अंतहीन समय तक क्या करे, विश्राम भी कर सके।
अब यह भी गद्यांश जो है मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल कंप्लीट हो गया। इसको यहाँ पे नोट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा गद्यांश अब तक मैं बता चुका हूँ। तो 4 गद्यांश हमने बताया जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताने वाला महत्वपूर्ण पद्यांश, ठीक है, जो कि 6 नंबर के लिए आपके एग्जाम में आता है। गद्यांश भी 6 नंबर के लिए आता है और इधर पद्यांश भी आप लोगों का 6 नंबर का आता है। पहला जो है आप लोगों का पद्यांश जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है, उद्धो मन न भय 10-20, एक हो तो 100 गयो श्याम संग को अवराध है इस, इंद्रिय शिथिल भई केसो बिनु जय देही बिनु शीस, आशा लागी रहती तन श्वासा जीवी कोटि बरिस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, सुर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। ये मेरे प्यार बच्चों 2023 में जो 6-7 सेट पेपर होते हैं, 7 सेट के पेपर होते हैं, उसमें कम से कम ये 4 सेट के पेपर में ये आप लोगों का गद्यांश और पद्यांश आया था। इसलिए मैं इसको लिया हूं क्योंकि 2024 में भी आप लोगों का 100% 22 फरवरी को देखने को मिलेगा, इसलिए मैं इसको तुरंत पहले वाला ही उठा लिया हूं। ठीक है, अब इसके नीचे प्रश्न है कि प्रस्तुत पद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। ठीक है, इसके बाद दूसरा है कि उद्धव जी ने मथुरा से गोकुल क्यों आए। दोनों प्रश्नों का उत्तर देंगे। सबसे पहले हम लोग उत्तर पहला देंगे कि ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद। पहले हम लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे संदर्भ, और इसमें लिखेंगे कि यह पद जो है श्री सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। इसके बाद इसमें प्रसंग भी लिखना होता है मेरे प्यारों। जो प्रसंग लिखोगे कि प्रस्तुत पद जो है वह भ्रमर गीत प्रसंग का एक सरस अंग है। ठीक है, सरस अंश है। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां अत्यधिक व्याकुल हैं। उद्धव जी गोपियों का योग का संदेश देने मथुरा से गोकुल आए हैं। गोपियां योग की शिक्षा ग्रहण करने में अपने को असमर्थ बताती हैं और अपनी मनोव्यवस्था को उद्धव के समक्ष व्यक्त करती हैं। ये प्रसंग है। अब हम इसका क्या करने वाले हैं, व्याख्या। व्याख्या नोट करो कि गोपियां उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव, हमारे मन 10-20 नहीं है, सभी की तरह हमारे पास भी एक मन था और वह श्री कृष्ण के साथ चला गया। अतः हम मन के बिना तुम्हारे बताए गए निर्गुण ब्रह्मा की आराधना कैसे करें, अर्थात बिना मन के ब्रह्मा की आराधना संभव नहीं है। श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां निष्क्रिय हो गई हैं और हमारी दशा बिना सिर के प्राणी जैसी हो गई है। हम कृष्ण के बिना मृतवर्त हो गई हैं। जीवन के लक्षण के रूप में हमारी श्वास केवल इस आशा में चल रही है कि श्री कृष्ण मथुरा से अवश्य लौटेंगे और हमें उनके दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण के लौटने की आशा के सहारे तो हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह लेंगे। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण के अभिन्न मित्र हो और संपूर्ण योग विद्या और मिलन के उपायों के ज्ञाता हो। यदि तुम चाहो तो हमारा योग मिलन अवश्य करा सकते हो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हम तुम्हें स्पष्ट बता देना चाहती हैं कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण को छोड़कर हमारा कोई आराध्य नहीं है। हम तो उन्हीं की परम उपासिका हैं। यह है उसका हिंदी में अनुवाद। एक प्रश्न और पूछा है कि उद्धव जी मथुरा से गोकुल क्यों आए, तो उसका उत्तर देखो कैसे लिखोगे। लिखोगे उद्धव जी गोपियां का योग मिलन संदेश के लिए मथुरा से गोकुल आए हैं। ठीक है, गोपियों के योग मिलन का संदेश देने के लिए मथुरा से गोकुल आए हुए हैं। कौन, उद्धव जी। क्लियर हो गया। चलो, ये पहला पद्यांश था। दूसरा पद्यांश जो मेरे प्यारों जो आपको याद करना है यह है आपका कि सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन हैं सैन तिन्हें समझाई कछु मुस्काई चली, तुलसी ते ही अवसर सोहे सबे और लोकती लोचन लाहू अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मनु मंजुल कंज कली। अब मेरे प्यारे बच्चों इसके नीचे भी 3 प्रश्न है। पहला कि प्रस्तुत पद्यांश की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। इसके बाद दूसरा है कि अनुराग तड़ाग का क्या अर्थ है, अनुरूप है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसका ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद देखते हैं। पहले हम लोग संदर्भ लिखेंगे इसका कि यह पद श्री गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वनपथ शीर्षक से अवतरित है। इसके बाद इसमें प्रसंग भी लिखना होता है। लिखोगे, इन पंक्तियों में ग्राम वधुओं के प्रश्न का उत्तर देती हुई सीता जी अपने हाव भाव से ही राम के विषय में सब कुछ बता देती हैं।
अब हम इसका क्या देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, व्याख्या देखेंगे। व्याख्या में लिखेंगे कि ग्राम वधुओं ने राम के विषय में सीता जी से पूछा कि ये सांवले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। तो ग्राम वधुओं के अमृत जैसे मधुर वचनों को सुनकर चतुर सीता जी उनके मनोभाव को समझ गई। सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से ही दे दिया। उन्होंने मुख से कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उन्होंने स्त्रियोजित लज्जा के कारण केवल संकेत से ही राम के विषय में यह समझा दिया कि ये मेरे पति हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर सभी सखियां जो हैं राम के सौंदर्य को एकटक देखती हुई अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करने लगी। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो और ग्राम वधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां जो हैं वो खिल गई हो। ठीक है, यह व्याख्या है। अनुराग तड़क का अर्थ पूछा था मेरे प्यारे बच्चों, तो अनुराग तड़क का क्या अर्थ है? प्रेम रूपी सरोवर है। अनुराग तड़क का अर्थ क्या है? प्रेम रूपी सरोवर। अब तीसरा जो पद्यांश जो आपको याद करके जाना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है कि अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तरागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनके विजय घोषरण गर्जन। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसके नीचे भी प्रश्न है। पहला कि प्रस्तुत पद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में है, व्याख्या कीजिए। दूसरा है कवि ने दिवाकर और निशाकर किन्हें कहा है। तो हम लोग लिखेंगे मेरे प्यारे, उत्तर में पहला संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से अवतरित है। और यह कविता जो है मेरे प्यारे बच्चों त्रिपाठी जी के काव्य संग्रह स्वप्न से ली गई है। ठीक है, अब इसमें प्रसंग भी लिखना होता है, तो लिखोगे कि कवि ने इन पंक्तियों में भारत के गौरवपूर्ण अतीत की झांकी प्रस्तुत की है। अब मेरे प्यारे बच्चों इसका व्याख्या लिखोगे। व्याख्या में लिखोगे कि त्रिपाठी जी कहते हैं कि तुम अपने उन पूर्वजों का स्मरण करो जिनके अतुलनीय प्रताप के साक्षी सूर्य आज भी दे रहा है। यही तो हमारे पूर्व पुरुष थे जिनकी धवल और स्वच्छ कीर्ति को चंद्रमा भी यत्र तत्र सर्वत्र घूम घूम कर देख चुका है। वे हमारे पूर्वज ऐसे थे जिनके ऐश्वर्य को तारों का अनंत समूह बहुत पहले ही देख चुका था। हमारे पूर्वजों की विजय घोषों और युद्ध गर्जनों को भी आकाश अनगिनत बार सुन चुका है। तात्पर्य यह है कि हमारे पूर्वजों के पवित्र चरित्र, प्रताप का ऐश, वैभव, युद्ध कौशल आदि सभी कुछ अद्भुत और अभूतपूर्व था। अब एक प्रश्न और पूछा था कि दिवाकर और निशाकर क्या का अर्थ। तो कवि ने दिवाकर को सूर्य और निशाकर को चंद्रमा कहा है। बस हो गया। और चौथा जो मेरे प्यारे बच्चों जो आप लोगों का पद्यांश जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपको याद करना ही है किसी कीमत पे, वो यह है कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। अब देखो उसके नीचे प्रश्न है कि प्रस्तुत पद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए और प्रस्तुत पद्यांश में कवि द्वारा किस पर प्रकाश डाला गया है। चलो सबसे पहले हम लोग संदर्भ लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से अवतरित है। और यह कविता जो है त्रिपाठी जी के काव्य संग्रह स्वप्न से ली गई है। प्रसंग में लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि कवि ने त्याग और बलिदान को ही सच्चे देश प्रेम के लिए आवश्यक माना है। अब हम करेंगे इसका व्याख्या, नोट करते रहो कि कवि कहता है कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें आत्म त्याग की भावना होती है, अर्थात आत्म त्याग पर ही सच्चा प्रेम निर्भर होता है। सच्चे प्रेम के लिए यदि हमें अपने प्राणों को भी न्यौछावर करना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। बिना त्याग के प्रेम प्राणहीन या मृत होता है। त्याग से ही प्रेम में प्राणों का संचार होता है। अतः सच्चे प्रेम के लिए प्राणों का बलिदान करने को भी सदैव प्रस्तुत रहना चाहिए। देश प्रेम वह पवित्र भावना है जो निर्मल और सीमा रहित त्याग से सुशोभित होती है। देश प्रेम की भावना से ही मनुष्य की आत्मा विकसित होती है और आत्मा के विकास से मनुष्य का विकास होता है। अतः देश प्रेम से आत्मा का विकास और आत्मा के विकास से मनुष्यता का विकास करना चाहिए। एक प्रश्न और था मेरे प्यारे बच्चों कि उपयुक्त पद्यांश में कवि द्वारा किस पर प्रकाश डाला गया है। तब हम लिखेंगे उपयुक्त पद्यांश में देश प्रेम की उत्पत्ति के लिए
उत्पत्ति के मूल भावों पर प्रकाश डाला गया है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ गद्यांश और पद्यांश दोनों क्लियर हो गए। अब स्टार्ट होगा संस्कृत का गद्यांश, जो कि आपके एग्जाम में 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। ठीक है, कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? पहला नोट करो, जो सबसे ज्यादा, इससे बाहर आपके एग्जाम में एक प्रश्न नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। लो, ये पहला वाला वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट संस्कृत का गद्यांश मेरे प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लो। ठीक है, इसको आप नोट कर लो, दिख रहा है ना, आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसके नीचे अब उसका उत्तर लिख रहे हैं। सबसे पहले संदर्भ कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत, मतलब वाराणसी चैप्टर से वाला लिया गया है। प्रसंग की अगर हम बात करें तो इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अब स्थिति के विषय में बताया गया है। अब करेंगे मेरे प्यारे बच्चों अनुवाद, इसका अनुवाद करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। लिखेंगे कि यह नगरी विविध धर्मों के मिलन का स्थान रही है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर और पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया, अर्थात अपने विचारों का क्या किया? प्रसार किया। केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही नहीं, अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी जो है विविध कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में क्या है? प्रसिद्ध है। यहाँ की रेशमी साड़ियां देश विदेश में सभी जगह पसंद की जाती हैं। बस हो गया। इसके बाद दूसरा जो याद करना है मेरे प्यारे बच्चों यह है ऐसा करम वीरम संस्कृति वाला, यहां से लेके यहां तक देख लो ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट इसका ले लो। ठीक है, इसके बाद देखो इसका उत्तर हम लिखेंगे। सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। प्रसंग की अगर हम बात करें, लिखोगे प्रस्तुत गद्यांश में हमारी प्रस्तुत गद्यांश में हमारी संस्कृति को कर्मवीरों की संस्कृति बताया गया है। इसके बाद तब अनुवाद लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों इसका कि यह कर्म में संलग्न रहने वालों कर्मवीरों की संस्कृति है। यहाँ कर्म करते हुए ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। यह इसकी घोषणा है, पहले कर्म बाद में फल। यह हमारी संस्कृति का नियम है। और इस समय जब हम लोग राष्ट्र के नव निर्माण में लगे हुए हैं, निरंतर काम करना ही हमारा प्रधान कर्तव्य है और अपने परिश्रम का फल भोगने योग्य है। दूसरे के श्रम का शोषण त्यागने योग्य है। बस कंप्लीट हो गया। अब हम देखने वाले महत्वपूर्ण संस्कृत के पद्यांश, ये भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। लो, पहला नोट करो, यही है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। सबसे पहले इसका संदर्भ देखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणु पाठ से उद्धृत है, मतलब जीवन सूत्राणु चैप्टर से लिया गया है। प्रसंग की अगर हम बात करें तो इन श्लोकों में यक्ष के प्रश्नों और युधिष्ठिर के उत्तरों के माध्यम से माता पिता इत्यादि के मतों को दर्शाया गया है। अब हम करेंगे इसका अनुवाद, देख लो, इसी का अनुवाद करने जा रहे हैं। यक्ष युधिष्ठिर से पूछता है, क्या पूछता है कि भूमि से महान क्या है, आकाश से ऊंचा कौन है, वायु से अधिक शीघ्रगामी क्या है, तिनके से अधिक दुर्बल छीड़ बनाने वाली क्या है। तो युधिष्ठिर उत्तर देता है कि पृथ्वी से अधिक भारी जो है वो माता है, और आकाश से अधिक ऊंचा पिता है, वायु से अधिक शीघ्रगामी जो है मन है, और तृण से अधिक दुर्बल बनाने वाली क्या है, चिंता है। बस। अब दूसरा जो आपको याद करना है पद्यांश, वो यहां से लेकर यहां तक है, मानव जीवन से संस्करण संस्कृति वाला, यहां से लेकर यहां तक। बस 2 याद हो गया ना, काम बन गया आप लोगों का। ठीक है, नोट कर लो। इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय सांस्कृतिक नामक पाठ से उद्धृत है। प्रसंग की अगर हम बात करें तो इसमें भारतीय संस्कृति के स्वरूप और महत्व पर प्रकाश डाला गया है। अनुवाद अब देखो, मानव जीवन को संवारना, दोषादि को दूर करना संस्कृति है। हमारे पूर्वजों के मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए महान प्रयत्न किए गए। उन्होंने हमारे जीवन के संस्कारों के लिए जिन आचारों और विचारों को दिखाया, वह सब हमारी क्या है, संस्कृति है। क्लियर? चलो, अब मेरे प्यारों जो महत्वपूर्ण श्लोक जो 2 नंबर के लिए आता है आपके एग्जाम में, तो 2 ही श्लोक बहुत काफी हैं कि बंधम मरणम वापी जयो वापी पराजया उभेत्र सम वीर वीरभाव ही वीरता। ये पहला श्लोक याद कर लो। और ये दूसरा श्लोक है मेरे प्यारे बच्चों की सर्वे भवन्ति सुखिनम सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणु पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। बस 2 याद है तो 2 नंबर आपके क्लियर है श्लोक में। ठीक है, कोई रोक नहीं सकता है आप लोगों को। इसके बाद मेरे प्यारों जो पत्र लेखन है, क्या है, पत्र लेखन, जो कि आपके एग्जाम में 4 नंबर के लिए पत्र लेखन पूछा जाएगा। कितने नंबर के लिए? 4 नंबर के लिए पत्र लेखन।
चलो मेरे प्यारों से एक पत्र लेखन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गंदगी के लिए, तो पूछेगा ही पूछेगा कि अपने क्षेत्र में अगर आपको व्याप्त गंदगी के कारण अगर डेंगू और मलेरिया फैल जाता है, ठीक है, और भयंकर बीमारियों की जानकारी अगर किसी दैनिक पत्र के संपादक को पत्र लिखना है कैसे, तो आप कैसे लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पत्र लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहले राकेश शुक्ला जो नाम है अपना अपना नाम लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद प्रधान, आप प्रधान मेरठ स्वच्छ मेरठ जागृति, मतलब आप प्रधान है मेरठ के, जो आपका जो भी आप हैं वहां पे अपना लिखिए। अगर छात्र हैं तो छात्र लिखिए, प्रधान है तो प्रधान लिखिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अपना दिनांक लिखिए, ठीक है, यहाँ बिहार। इसके बाद इतना आपका एड्रेस है। इसके बाद यहाँ उनका एड्रेस है जहां आप पत्र लिख रहे हो कि श्रीमान संपादक महोदय जी दैनिक जागरण के हैं, मोहम्मलपुर और दिल्ली रोड के हैं। उनका एड्रेस आपने लिखा, ये उनका पिन कोड है। इतना एड्रेस उनका रहेगा जहां पे आप जिनको पत्र आप लिख रहे हो। इसके बाद विषय, किस विषय में आप पत्र लिख रहे हो, तो क्षेत्र की गंदगी से उत्पन्न समस्याओं तथा स्वास्थ्य विभाग की उपेक्षा के संबंध में ये निबंध यह पत्र लेखन लिखा जा रहा है। अब यहाँ पे महोदय कामा लगाकर पूरी कहानी लिखना स्टार्ट करोगे कि लिखोगे कि आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से मैं मेरठ प्रशासन तथा उसके वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान मेरठ के नगरीय क्षेत्र मलियाना, कासमपुर, तारापुरी, ब्रह्मपुरी में व्याप्त गंदगी तथा इसके दुष्प्रभाव की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। आपसे अनुरोध है कि मेरे इस पत्र को जनवरी शीर्षक स्तंभ में प्रकाशित करने का कष्ट करें। यह सभी ऐसे क्षेत्र हैं जहां मध्यम तथा निम्न आय वर्ग एवं गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग रहते हैं। ये चारों ही क्षेत्र प्रत्येक स्तर पर उपेक्षित रहे हैं। इस बार वर्षा की अधिकता के कारण इन क्षेत्रों में स्थान स्थान पर पानी भर गया है तथा इनके पास बहने वाला नाला भी पानी से भर गया है। पानी की इस बहाव के कारण चारों ओर गंदगी तथा दुर्गंध व्याप्त हो गई है तथा मच्छरों के पनपने के कारण मलेरिया व डेंगू फैल रहा है। आए दिन इन रोगों से ग्रसित रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। खेद का विषय यह है कि अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराए जाने पर भी इनकी ओर से इस समस्या का समाधान के लिए गंभीरता पूर्वक कोई प्रयास नहीं किया गया। प्रशासन की इस उपेक्षा के कारण इन क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों को अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित होना स्वाभाविक है। अपनी संस्था की ओर से मेरा नगर के उच्च पदाधिकारियों तथा नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों से आग्रह है कि इससे पूर्व की स्थिति अत्यंत भयावह होकर अनियंत्रित हो जाए। इस समस्या को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए तत्काल इसके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। फिर धन्यवाद बोल दीजिएगा उनको, फिर यहाँ पे दिनांक लिख दीजिएगा, फिर आप बहुदी में जो आपका नाम है वो लिख दीजिएगा। जिसमें से पहला निबंध जो है वो इतिहास गवाह है इस बात का। आप किसी टीचर से पूछ सकते हो कि प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, ये पहला ऐसा निबंध है कि जो 2013 से स्टार्ट मतलब 2023 तक लगातार आया है। 13, 14, 15 मतलब लगातार कभी भी ब्रेक डाउन नहीं हुआ है। टोटल 5 निबंध आते हैं, 5 में से किसी एक का ही करना होता है, लेकिन आज की वीडियो में 3 आपको बताने वाला हूं मैं। सिंपल देखो, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। पहली बात लिखोगे कैसे, बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, देखो बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिख के लेकर आया हूं, बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, ठीक है। सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, ये आपकी मेन हेडिंग रहेगी। इसके बाद रूपरेखा डालोगे, रूपरेखा में 5 टॉपिक डालोगे। पहला प्रस्तावना, दूसरा प्रदूषण का अर्थ, तीसरा प्रदूषण के प्रकार, चौथा आपका रहेगा समस्या तथा समाधान और 5वां रहेगा उपसंहार। जब ये डाल लोगे तब जाके नीचे से एक लाइन छोड़कर आप पहली हेडिंग डालना प्रस्तावना। तो पहली हेडिंग प्रस्तावना में क्या लिखोगे कि आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने का है, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो मानव जीवन वाच्य हो जाएगा और पता नहीं तब मानव जीवन होगा भी या
नहीं। देखो कितना सिंपल तरीके से मैंने प्रस्तावना लिखा है, कोई टीचर पढ़ेगा तो उसको ये समझ में आएगा कि सरल भाषा में हमको समझाने का प्रयास कर रहा है बच्चा। ये नहीं कि किताबी भाषाओं को लिखोगे ना तो नंबर टीचर उतना देता नहीं है, अपने मन से लिखोगे, उसको समझा कर लिखोगे तो टीचर पूरा का पूरा नंबर देगा आपको। अब दूसरे हेडिंग क्या डालोगे, प्रदूषण का अर्थ। लिखोगे कि बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़कर दूषित कर देते हैं। यह गंदा वातावरण जीवनधारियों के लिए क्या होते हैं, हानिकारक है। इसके बाद तीसरी हेडिंग क्या रहेगी, प्रदूषण के प्रकार। इसमें लिखोगे कि मुख्य रूप से प्रदूषण के 4 प्रकार हैं। कौन कौन से, तो पहला प्रकार आप डालोगे वायु प्रदूषण। अब वायु प्रदूषण में लिखोगे कि यह सबसे खतरनाक प्रदूषण है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं है। वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। इससे पृथ्वी के ऊपर वाला ओजोन गैस का सुरक्षा चक्र बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। अब देखो हमने कितना सिंपल तरीके से लिखा है, जो जो आम भाषा में मैंने लिख के बताया हुआ है, ये कोई टीचर पढ़ सकता है, कोई बच्चा याद भी कर सकता है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी जगह जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या है कि उद्योगों और घरों से निकला हुआ कचरा कई बार नदियों और अन्य जल स्रोतों में मिल जाता है, जिससे यह उन्हें प्रदूषित कर देता है और जल प्रदूषण के कारण अनेक बीमारियां पैदा होती हैं। सिंपल है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलो आगे अगर हम बात करें तो तीसरा है मृदा प्रदूषण। लिखेंगे कि मिट्टी में होने वाले प्रदूषण को मृदा प्रदूषण कहते हैं। वह मुख्यतः खेती में अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग करने से या ऐसे पदार्थ जिसे मृदा में नहीं होने चाहिए उसके मिलने पर होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मृदा प्रदूषण। उसी में एक लाइन लिख लेना, शहरीकरण और औद्योगिकरण बढ़ने से मृदा प्रदूषण बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। चौथा कौन सा है, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण किसी भी प्रकार के अनुपयोगी ध्वनि को कहते हैं। इस प्रदूषण से मानव और जीव जंतुओं को परेशानी होती है। कल कारखानों का शोर, यातायात का शोर, मोटर गाड़ियों की आवाजें, लाउड स्पीकरों का कर्ण भेदक ध्वनि आदि से यह प्रदूषण होता है। चलो अब चौथा क्या था हेडिंग, प्रदूषण की समस्या। तो चौथा प्रदूषण की समस्या डालेंगे, लिखेंगे कि प्रदूषण के कारण मानव के स्वस्थ जीवन को खतरा पैदा हुआ है। प्रदूषण के कारण मानव खुली हवा में लंबी सांस लेने के लिए तरस रहा है। प्राकृतिक असंतुलन पैदा हो रहा है। कई तरह के जीव और प्रजातियां प्रदूषण के कारण विलुप्त होने जा रही हैं। ठीक है, विलुप्त होते जा रही है, यहाँ पे होते लिखेंगे और सेंटेंस अच्छा लगेगा, विलुप्त होते जा रही हैं। ठीक है, अगली डेट आएगी प्रदूषण का समाधान। अभी हमने समस्या देखा, उसका समाधान भी देखना पड़ेगा। तो प्रदूषण का समाधान देखो, प्रदूषण कम करने के लिए हमें लोगों में जागरूकता पैदा करनी होगी। वनों के विनाश को क्या करना होगा, रोकना होगा। अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे। वर्षा के जल को संचित करके उसका पुनः उपयोग करना चाहिए। सरकार के खिलाफ अभियान चलाने होंगे। ठीक है, अब लास्ट हेडिंग आपका रहेगा उपसंहार। प्रदूषण एक बहुत गंभीर समस्या है। प्रदूषण कम करने के लिए हर व्यक्ति को अपने स्तर प्रयास करने की आवश्यकता है। हमारा कर्तव्य है कि हम प्रदूषण के खिलाफ अपना योगदान देकर पर्यावरण की सुरक्षा करें। अगर कहीं गलत भी हो जाता है, जैसे गलत हो गया, तो आप बस सिंगल एक लाइन इस तरह डॉटेड कर दो। गलत अगर बीच में कहीं लिख दे रहे हो तो सिंगल लाइन डॉटेड कर दो। लेकिन मैं कहूंगा कि गलत हो जा रहा है तभी भी उसको छोड़ दो। ठीक है, इस तरह देखो देखने में गंदा लगेगा, लेकिन आप छोड़ दोगे तो एग्जाम में उसको समझ नहीं पाएगा, बस आपकी हेडिंग देख के उसको चेक कर देगा। क्लियर है ना आप लोगों को। तो यह पहला प्रदूषण की समस्या तथा समाधान समाप्त हो गया। अब दूसरा निबंध देखने वाले हैं हम लोग। दूसरा निबंध मेरे प्यारों तो विज्ञान वरदान या अभिशाप। ये भी एक ऐसा निबंध है जो कि हर साल आपके एग्जाम में आता है, विज्ञान वरदान या अभिशाप। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, पहले हेडिंग प्रस्तावना बनाएंगे। अब प्रस्तावना बनाकर लिखेंगे इसमें कि आज का युग विज्ञान का युग है। छोटी से छोटी वस्तु से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तु तक जो भी आज हम जीवन में उपयोग में ला रहे हैं, विज्ञान की देन है। ये वस्तुएं इतनी अधिक है कि इनका नाम तक गिन पाना सरल नहीं है। छोटी सी सुई, धागा, बटन, कागज, पेंसिल, पेन आदि सारी वस्तुएं विज्ञान के कारण ही हमें आज प्राप्त हैं। ये प्रस्तावना में देखो कितना सिंपल लिखा है।
इसके बाद अगली हेडिंग रहेगी समय और स्थान की दूरी समाप्त। इसमें लिखोगे कि विज्ञान ने समय और स्थान की दूरी समाप्त कर दी है। पहले जहां पहुंचने में कई महीने लग जाते थे, वहां अब कुछ ही घंटों में पहुंच जाते हैं। सागर को पार करना अब कठिन नहीं है। पर्वत को लांघना अब बाएं हाथ का खेल बन गया है। रेगिस्तान को पार करना अब कठिन नहीं रहा। यह सब विज्ञान के कारण ही संभव हो पाई है। अगली हेडिंग रहेगी मेरे प्यारे बच्चों, विज्ञान के प्रगति का आधार। इसमें लिखोगे कि विज्ञान के कारण आज मानव ने प्रगति कर ली है। शिक्षा, कृषि, उद्योग, धंधे, यातायात के साधन सभी में विज्ञान के बढ़ते चरण दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है। शिक्षा के लिए आवश्यक पुस्तकें, कागज, पेंसिल, पेन आदि विज्ञान के द्वारा ही हमें मिल पा रही हैं। इसी प्रकार अन्य स्रोतों में भी हमने बहुत प्रगति की है। इस प्रगति का आधार है विज्ञान। चलो अगला हेडिंग रहेगी मानव और विज्ञान, मतलब मनोरंजन और विज्ञान, मतलब मनोरंजन के क्षेत्र में विज्ञान। लिखेंगे आज खेल कूद की सामग्री से बाजार भरे पड़े हैं। अनेक प्रकार के पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन आदि हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। घर बैठे बैठे हम दूरदर्शन पर अपनी पसंद का कार्यक्रम देख सकते हैं। मनोरंजन के क्षेत्र में यह उन्नति विज्ञान के चमत्कार का ही परिणाम है। क्लियर? चलिए अगली हेडिंग रहेगी चिकित्सा और विज्ञान। लिखेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में भी विज्ञान ने चमत्कार पैदा कर दिया है। छोटी से छोटी बीमारियों से लेकर बड़े से बड़े घातक रोग तक का इलाज आज आसानी से किया जा सकता है। कोई भी रोग आज ऐसा नहीं जिसे असाध्य कहा जा सके। हमारे पास सबका इलाज है। आज हमें नई नई औषधियां प्राप्त हैं। चिकित्सा के लिए एक से एक बढ़िया उपकरण का आज हम मरने के समीप रोगों को भी कुछ और समय तक जीवित रख सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि मरने के समीप रोगी को, अगर मरने वाला कोई रोगी है तो इतना टेक्निकल चीज है कि उसको कुछ समय तक हम लोग जीवित रख सकते हैं। ऐसी औषधियों भी विज्ञान के चमत्कार का ही प्रमाण है। ठीक है, अब अगली हेडिंग आप बना के लिखोगे विज्ञान का लाभ। विज्ञान के लाभ में लिखोगे क्या कि इस प्रकार विज्ञान के लाभ ही लाभ हैं। विज्ञान ने हमारे जीवन को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। पहनने के लिए बढ़िया कपड़ा हमें प्राप्त है। स्कूटर, कारें, बसें, वायुयान और रेलगाड़ियों हमारे आने जाने के साधन हैं। बिजली ने गर्मी और सर्दी को अपने वश में करने का रास्ता बना दिया है। पर यह विज्ञान का एक पक्ष है, इसका दूसरा पक्ष भी है। क्लियर? चलिए अगली हेडिंग रहेगी विज्ञान विनाश के कारण। इसमें लिखेंगे कि विज्ञान ने मानव के विनाश के लिए भी बहुत सी सामग्री बना दी है। अणु बम, नायाक बम आदि विवश मचा देने वाले अस्त्र शस्त्र हैं। इतने हानिकारक हैं कि उनके प्रयोग से मानव जाति का नाम और निशान ही मिट जाएगा। अब लास्ट हेडिंग आपकी रहेगी उपसंहार। लिखोगे कि विज्ञान ने मानव जीवन को बदल कर रख दिया है। इसने असंभव को संभव कर दिखाया है। विज्ञान तो साधन है, इस संसाधन का प्रयोग करना मानव के हाथ में है। वह यदि चाहे तो इसमें मानव जाति के विनाश के लिए करता है, तो इसमें विज्ञान का कोई दोष नहीं। दोष यदि है तो उसका है जो इसका मानव संहार के लिए प्रयोग करता है। ठीक है, तो ये उपसंहार लास्ट हेडिंग थी, ये भी क्लियर हो गया आप लोगों को। अब हम लोग तीसरा निबंध देखने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही ट्रेंडिंग ये आप लोगों का निबंध है। मतलब कई सालों से बहुत इस पे चर्चाएं चल रही हैं और हर साल आपके एग्जाम में दे रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान। बहुत जरूरी भी है इसको देना, आदमी का दिमाग खुलता है, लड़कों की सोच बदलती है। स्वच्छ भारत अभियान बहुत जरूरी है। तो स्वच्छ भारत अभियान पर देता है, तो उसमें कैसे लिखोगे? पहली हेडिंग आपकी प्रस्तावना रहेगी और प्रस्तावना में लिखोगे स्वच्छता का सीधा संबंध हमारे शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वच्छ मन का निवास होता है। मतलब अगर आपकी जो शरीर है स्वच्छ है, बिल्कुल साफ सुथरा है, तो आपका माइंड भी जो है बिल्कुल सही होगा। ठीक है, वही कह रहा है कि स्वच्छ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का निवास होता है। आज से 100 वर्ष पहले महात्मा गांधी जी ने एक स्वच्छ भारत का सपना देखा जो आज साकार हो रहा है। अगली हेडिंग डालोगे स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत। लिखेंगे कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की
जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाना है। हमारे प्रधानमंत्री द्वारा इस अभियान का शुभारंभ 2 अक्टूबर 2014 में महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के दिन किया गया था और उसी दिन इसके समापन की तिथि 2 अक्टूबर 2019 को गांधी जी के 150वें जन्मदिन के दिन निर्धारित की गई। फिर लिखेंगे उसी में, स्वच्छ का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम स्वच्छ और सुंदर माहौल में ना रहें तो हमें गंदगी से अनेक प्रकार की बीमारियों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए हम सभी यही सोचते हैं अपने घर और आसपास की सफाई रखें, लेकिन सफाई करने के बाद कूड़े कचरे को इधर उधर फेंक देते हैं। हम ऐसे तो अपने घर साफ रखते हैं, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम अपने देश को भी साफ रखें? कूड़े को यहाँ वहां न फेंककर कूड़ेदान में डालें। स्वच्छता भक्ति के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है गांधी जी के अनुसार कि जब तक आप झाड़ू लगाकर और बाल्टी अपने हाथों में नहीं लेते तब तक अपने गांव एवं कस्बे को स्वच्छ एवं स्वस्थ नहीं कर सकते। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू लगाकर के की थी। अब लास्ट रीडिंग मेरे प्यारे बच्चों उपसंहार है। उपसंहार है कि हालांकि इस अभियान की कार्यविधि अब समाप्त हो गई है, फिर भी इस अभियान ने लोगों के दिलों में स्वच्छता की वो मशाल जला दी है जो अब बुझने वाली नहीं है। यदि हम सब स्वच्छ भारत अभियान की अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेते हैं तो वह दिन दूर नहीं जब भारत का सिर्फ एक शहर ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत स्वच्छ भारत का सपना भी सच हो जाएगा। अब मेरे प्यारों जो 3 हमने निबंध आपको बताया, 3 तो बहुत काफी है, एक ही तो करना होता है एग्जाम में, और तीनों को हमने बताया बहुत सिंपल तरीके से बताया है। अब आसानी से करके 7 नंबर पूरा का पूरा लेकर एग्जाम में चले आना, क्योंकि इतना आसान कोई बताएगा नहीं पूरे यूट्यूब चैनल पे। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को शेयर कर देना, जो भी आपके फ्रेंड होंगे उनको हेल्प मिल जाएगी। पहला पत्र लेखन जो कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, पहला पत्र लेखन यह है कि बिजली समस्या के निवारण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखिए। मतलब कि आपके गांव में बिजली सही से नहीं आ रही है तो बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र आप कैसे लिखोगे? ठीक है, ये 4 नंबर का पूछा जाता है आपके एग्जाम में। सबसे पहले कैसे लिखना प्रारंभ करोगे मेरे प्यारे बच्चों? सबसे पहले उत्तर में आप लिखना प्रारंभ करोगे सेवा में। सबसे पहले क्या लिखोगे? सेवा में, फिर कामा लगाना जरूर, ठीक है, भूलिएगा मत, कामा जरूर लगाइएगा। सेवा में लगाने के बाद कामा में, फिर लिखिएगा बिजली विभाग, फिर कामा लगाइएगा, फिर बिजली विभाग मेरठ। जहां के भी बिजली विभाग होंगे वहां का आप नाम लिख सकते हो, मैंने मेरठ लिखा हुआ है। सेवा में बिजली विभाग मेरठ। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है विषय। विषय का मतलब होता है कि किसके बारे में आप पत्र लिख रहे हो, तो आप विषय डालने के बाद हेडिंग लिखोगे बिजली की अनियमित आपूर्ति, मतलब डेली बिजली आपके गांव में नहीं आती है, उसके लिए आप शिकायती पत्र लिख रहे हो। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों मान्यवर, फिर कामा लगाओगे, फिर पूरी कहानी लिखना अपना चालू करोगे। क्या लिखोगे कि हम जैन नगर कॉलोनी के निवासी आपका ध्यान बिजली समस्या की ओर आकर्षित कराना चाहते हैं। पानी तथा अन्य कार्यों के लिए बिजली की अत्यधिक आवश्यकता जो है वो ग्रीष्म काल में ही होती है और हम सब अप्रैल के प्रारंभ से ही अनुभव कर रहे हैं कि भरपूर गर्मी प्रारंभ होने से पूर्व ही बिजली आपूर्ति कम हो गई है। बिजली जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, कोई भी लोकप्रिय सरकार इसकी उपेक्षा नहीं करती। हमारी कॉलोनी में बिजली आपूर्ति प्रारंभ और बंद होने का कोई समय भी निर्धारित नहीं है और हमारी कॉलोनी से एक प्रतिनिधित्व मंडल इस संबंध में बिजली आपूर्ति अधिकारी से भी मिला था। ठीक है, उन्होंने 1 सप्ताह में बिजली आपूर्ति बढ़ाने का वचन दिया था। खेद है कि आज 3 सप्ताह व्यतीत हो जाने पर भी कोई कार्यवाही इस संबंध में नहीं हुई है। इस स्थिति में आपसे हमारा निवेदन है कि कृपया हमारी समस्या की ओर ध्यान दें और इसका शीघ्र समाधान कराएं। यदि बिजली आपूर्ति तुरंत बढ़ाना संभव नहीं हो तो कम से कम उसका समय तो निर्धारित किया जा सकता है। शीघ्र कार्रवाई की आशा में, मतलब जल्दी आप करें। तो देखिए मेरे प्यारों चीज इससे यह है कि जिस प्रकार मैंने लिखा हुआ है कोई जरूरी है कि आप हूबहू यही लिखो, आप अपने तरीके से बनाकर भी लिख सकते हो, लेकिन एक बार पढ़े रहोगे तो आपके दिमाग में चलेगा कि कौन से कंडीशन को हमें उसमें लिखना है। तो एक बार पढ़ लोगे तभी भी अपने से बनाकर लिख दोगे। बस इतना ही आपको करना है। फिर यहाँ पे डालिएगा कि हम है आपके जैन नगर निवासी। 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, जितने लोगों का सिग्नेचर चाहिए यहाँ पे आप उतने लोगों को ऐड कर सकते हो।
बस। इसके बाद दिनांक यहाँ पे जिस डेट को लिख रहे हो यहाँ पे डेट जरूर लिख दीजिएगा। बस ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया। तो बिजली समस्या के लिए कोई भी अगर आपके लिए आ जाए पत्र लेखन कि बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखे, आप सेम इसी तरह लिखोगे। देखो आपको बस इतना चीज याद करना है, ये चीज मेन पॉइंट आपका यह है। इसके बाद विषय जरूर डालिएगा, फिर मान्यवर कामा जरूर लगाइएगा। इसके बाद तो पूरी कंडीशन आपको छापना है, फिर अपना पूरा जो भी है अपने अंदर जो भी चल रहा है चीजें, जो भी समस्याएं हैं आपको बिजली को लेकर, आप लिख दीजिएगा। तो ये पहला पत्र लेखन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरे पत्र लेखन की ओर बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारों, जो दूसरा पत्र लेखन है जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि आपको तैयार करना ही करना है, क्या है कि अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू व मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियों की जानकारी किसी दैनिक पत्र के संपादक को देते हुए पत्र लिखे। मतलब आपके गांव में गंदगी है, उस गंदगी के कारण डेंगू और मलेरिया जैसी भयंकर बीमारी फैल रही है, तो उसको दूर करने के लिए अगर आपको किसी दैनिक पत्र के संपादक को पत्र लिखना होगा तो आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखोगे अपना एड्रेस। क्या आप क्या है, आपका नाम राकेश शुक्ला है, आप प्रधान है, वो भी कहाँ के, मेरठ, मेरठ के प्रधान है आप, ठीक है, जो कि जागृति विहार मेरठ है, जो एड्रेस ही है, ठीक है। और दिनांक इस डेट को आप लिख रहे हो, तो इतना चीज तो आप आराम से लिख पाओगे क्योंकि ये आपका ही एड्रेस है, जो लोग लिखते हैं उनका एड्रेस है। तो आप लोग अपना एड्रेस लिख दीजिएगा। एड्रेस लिखने के बाद यहां से स्टार्ट करोगे कि इसको आप लिख रहे हो, तो श्रीमान संपादक महोदय जी किनको लिख रहे हो? दैनिक जागरण को लिख रहे हो। दैनिक जागरण कहाँ के हैं? तो मोहकमपुर, दिल्ली रोड, और ये वो मेरठ का पिन कोड है। बस इतना चीज आपको लिख देना है। तो ये कोई जरूर नहीं कि यही लिखोगे, आप अपने से बनाकर भी लिख सकते हो, चाहे अपना ही आप पिन कोड लिख सकते हो किसी दूसरे का। तो ये चीज आपने बना के आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों विषय, मैंने बताया ना कि विषय के बारे में यह चीज होगा किसके बारे में आप यह पत्र लिख रहे हो। तो क्षेत्र की गंदगी से उत्पन्न समस्याओं तथा स्वास्थ्य विभाग की उपेक्षा के संबंध में यह पत्र लिखा जा रहा है। अब मेरे प्यारे बच्चों महोदय, फिर कामा लगाओगे, इसके बाद पूरी कंडीशन लिखना चालू करोगे। कैसे लिखोगे कि आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से मैं मेरठ प्रशासन तथा उसके वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान जो है मेरठ के नगरीय क्षेत्र मलियाना, कासमपुर, तारापुरी, ब्रह्मपुरी में व्याप्त गंदगी तथा इसके दुष्प्रभाव की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ। आपसे अनुरोध है कि मेरे इस पत्र को जनवाड़ी शीर्षक स्तंभ में प्रकाशित करने का कष्ट करें। ये सभी ऐसे क्षेत्र हैं जहां मध्यम तथा निम्न आय वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग रहते हैं। ये चारों ही क्षेत्र प्रत्येक स्तर पर उपेक्षित रहे। इस बार वर्षा की अधिकता के कारण इन क्षेत्रों में स्थान स्थान पर पानी भर गया है तथा इनके पास बहने वाला नाला भी पानी से भर गया है। पानी के इस बहाव के कारण चारों ओर गंदगी तथा दुर्गंध व्याप्त हो गई है तथा मच्छरों के पनपने के कारण मलेरिया और डेंगू फैल रहा है। आए दिन इन रोगों से ग्रस्त रोगियों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। खेद का विषय है कि अधिकारियों का जो ध्यान है इस ओर आकृष्ट कराए जाने पर भी उनकी ओर से इस समस्या के समाधान के लिए गंभीरता पूर्वक कोई प्रयास नहीं किए गए। प्रशासन की इस उपेक्षा के कारण इन क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों को अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित होना स्वाभाविक है। अपनी संस्था की ओर से मेरा नगर के उच्च पदाधिकारियों तथा नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों से आग्रह है कि इससे पूर्व की स्थिति अत्यंत भयावह होकर अनियंत्रित हो जाए। इस समस्या को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए तत्काल इसके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जाए। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दिनांक लिखोगे जिस डेट को आप लिख रहे हो, फिर धन्यवाद उनको बोलोगे, फिर भौदी में फिर वही अपना नाम, ठीक है, राकेश शुक्ला, जो कि शुरू में भी आपको लिखना था। बस ये हो गया आप लोगों का कंप्लीट मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि आप लोग मेरे जैसा ही लिखो, ठीक है। आप एक बार बस इसको पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में चलने लगेगा, फिर उसी प्रकार आपको कंडीशंस मालूम चल जाएगी कि अगर ये कंडीशंस पे आता है तो किस प्रकार हमें व्याख्या करनी है, कौन कौन सी चीजें उसमें हमें इंक्लूड करनी है, तो आप कर दोगे। चलो ये तो दूसरा था। इसके बाद मेरे प्यारों जो तीसरा देखो, तीसरा कौन सा जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप स्टार बना लो कि शुल्क मुक्ति हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप एग्जाम में आना फिक्स है कि अगर प्रधानाध्यापक को आपको प्रार्थना पत्र लिखना है पूरी फीस माफ के लिए, तो आप कैसे लिखोगे? देखो उत्तर में सबसे पहले सेवा में, फिर आप कामा लगाओगे,
इसके बाद लिखोगे श्री प्रधानाचार्य, फिर कॉमा लगाओगे, फिर अपने स्कूल का नाम लिख लेना, जवाहर पब्लिक स्कूल, जनकपुरी, दिल्ली। ठीक है, तो इतना तो अपने स्कूल का नाम लिख लोगे, एड्रेस भी अपना लिख लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। विषय में लिखोगे कि शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र, मतलब शुल्क के लिए प्रार्थना पत्र आप लिख रहे हो। इसके बाद मान्यवर महोदय जी, फिर कॉमा लगाओगे, फिर पूरा कंडीशन लिखना चालू करोगे। कैसे लिखोगे? लिखोगे कि सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10B का विद्यार्थी हूँ। मेरे पिताजी अपने छोटे से व्यवसाय द्वारा बड़ी कठिनाई से परिवार का पालन पोषण करते हैं। कमर तोड़ महंगाई के कारण काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। घर में प्रायः आवश्यक वस्तुओं का अभाव रहता है। मेरे 4 भाई बहन विभिन्न स्कूलों में पढ़ रहे हैं। उनकी पढ़ाई उनकी पढ़ाई लिखाई आदि के खर्चे का मानसिक बोझ पिताजी के सिर पर सदा रहता है। मैं अपनी कक्षा का परिश्रमी छात्र हूँ और कक्षा में सदा प्रथम स्थान प्राप्त करता हूँ। खेल कूद में भी मेरी अच्छी रुचि है। मैं सीनियर ग्रुप फुटबॉल का कप्तान भी हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे विद्यालय शुल्क से पूर्ण मुक्ति प्रदान करे, जिससे मैं अध्ययनरत रहकर अपने भविष्य को संवार सकूं। मेरे अभिभावक आपके अत्यंत आभारी रहेंगे। इसके बाद आप लिखोगे आपका आज्ञाकारी शिष्य सतीश वर्मा, जो भी नाम हो, फिर दिनांक जिस डेट को आप लिख रहे हो, कक्षा मतलब 10B में पढ़ता है, 10B का आप लिख दोगे, जिस भी कक्षा में आप पढ़ते हो। बस यहाँ पे हो गया मेरे प्यारे बच्चों कंप्लीट। ये भी आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया। आगे बढ़ेंगे चौथा जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या है चौथा? कि केनरा बैंक के प्रबंधक को अध्ययनार्थ ऋण प्राप्ति हेतु एक पत्र लिखे। जैसे केनरा बैंक से आप कुछ पैसे लिए हो, ठीक है, उसके ऋण प्राप्ति के लिए आपको पत्र लिखना है, तो कैसे लिखोगे? या अथवा करके आपको ऐसे पूछ लेगा कि भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक को निजी उच्च शिक्षा अध्ययन, चिकित्सा अथवा इंजीनियरिंग हेतु शिक्षा ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखे, तो आप कैसे लिखोगे? दोनों में से कोई एक आप दे सकता है, तो आपको पहला वाला दे दे या दूसरा वाला, आंसर आपको सेम ही लिखना है। कैसे लिखोगे? उत्तर में सेवा में कॉमा लगाओगे, फिर श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, फिर कॉमा, फिर जिस बैंक, जैसे केनरा बैंक शहर शाखा वाराणसी, या भारतीय स्टेट बैंक होगा तो यहाँ पे भारतीय स्टेट बैंक लिख लेना, बस हो जाएगा। विषय की मतलब किसके बारे में लिख रहे हो? तो अध्ययन के लिए ऋण प्राप्ति के लिए। इसके बाद महोदय, फिर कॉमा लगाओगे, फिर पूरी कंडीशन लिखना चालू करोगे कि मैं विकास कुमार जैन ने चौधरी चरण सिंह के विश्वविद्यालय मेरठ से BSc भौतिक और रासायनिक और गणित परीक्षा प्रथम श्रेणी में 70% अंकों के साथ उत्तीर्ण की है। मैंने MBA भी द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है और साथ साथ प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा के लिए तैयारी भी करना चाहता हूँ। मेरा अध्ययन आबाद चलता रहे, इसके लिए मुझे यहाँ पे 2 लाख रुपया की आवश्यकता है। मुझे पता चला कि आपके बैंक की अनेक ऋण योजनाओं में से एक योजना के अंतर्गत अध्ययन के लिए भी ऋण प्रदान किया जाता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके द्वारा प्रदत्त ऋण की भुगतान प्रक्रिया अध्ययन पूर्ण होते ही यथाशीघ्र शुरू कर दी जाएगी। उपयुक्त उद्देश्य हेतु आपके सक्रिय सहयोग की अपेक्षा है। धन्यवाद। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दिनांक लिखोगे। संलग्न के साथ सभी उत्तीर्ण परीक्षाओं को अंक प्रतियां और प्रमाण पत्र, मतलब कि उनके साथ आपको जितने भी डिग्रियां हैं उसके प्रमाण पत्र और उसके सर्टिफिकेट आपको जमा करने होंगे, उसके साथ संलग्न करने होंगे। बस इसके बाद यहाँ पे भौदी में नाम अपना विकास कुमार जैन, कहाँ के हैं? तो ठठेरवाड़ा मेरठ के। अपना मतलब किस भी जिले को हो गया वहां पे नाम लिख देना है आपको। बस ये भी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट पत्र लेखन बताने वाला हूँ जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बस 5 अगर तैयार है आप लोगों को तो फिर 4 नंबर आप लोगों को बिल्कुल फिक्स है, कोई रोकेगा नहीं। क्या है कि आपकी बहन कस्बे से अपनी पढ़ाई पूरी कर आगे शिक्षा के लिए बड़े नगर में गई है। नगर के वातावरण में संभावित परेशानियों की चर्चा करते हुए उनसे बचने के तरीके उस पत्र द्वारा समझाइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यार बच्चों। कैसे इसको लिखोगे इसको भी देख लो। सबसे पहले उसका एड्रेस कहाँ रहती है? तो C40 मथुरा रोड नई दिल्ली रहती है। जिस डेट को लिख रहे हो वहां पे दिनांक होना चाहिए। इसके बाद प्रिय बहन मृणाल, बहुत प्यार। इसके बाद पूरी कंडीशन लिखना चालू करोगे। कैसे लिखोगे कि बहुत दिनों से तुम्हें पत्र लिखना चाह रही थी परंतु व्यस्तता के कारण नहीं लिख पाई। आशा करती हूँ तुम वहां भली प्रकार से होगी। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि तुम्हें अच्छे कॉलेज में पढ़ने का सुनहरा अवसर मिला है। ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि जिस प्रकार तुम इतने छोटे स्थान से निकलकर
बड़े शहर में जा सकी हो, उसी प्रकार जीवन में आगे भी उन्नति करो। यह बात कभी मत भूलना कि वहां जाने का तुम्हारा लक्ष्य क्या है मृणाल। विद्यार्थी जीवन जो होता है वो पढ़ने लिखने के लिए होता है। यही समय होता है जब हम अपने भविष्य की नींव रखते हैं। अपना बहुमूल्य समय पढ़ने लिखने के स्थान पर फैशन में व्यर्थ के क्रियाकलापों में लगाना सही नहीं होगा। यदि तुम पढ़ाई लिखाई छोड़कर फैशन के नाम पर समय नष्ट करती रहोगी तो दिशा भटक जाओगी और अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर बैठोगी। पिताजी को हमसे बहुत आशाएं हैं और हमारी शिक्षा में कोई बाधा ना आए, इसके लिए वह दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। पढ़ाई पर ध्यान देकर ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और पिताजी का हाथ बटा सकते हैं। आशा करती हूँ तुम मेरे इस पत्र को गंभीरता से लोगी और अपना ध्यान अपनी पढ़ाई में लगाओगी। इसके बाद तुम्हारी बड़ी बहन और बस, नाम नहीं लिखिएगा, और बस लिख सकते हो या नाम भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नेम यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्लियर हो गया। तो मेरे प्यार बच्चों, 5 मैंने आप लोगों को पत्र लेखन बताया, महत्वपूर्ण 5 हमने पत्र लेखन बताया। अगर ये तैयार है, अगर एक बार भी इस वीडियो को देखे होगे तो आपके दिमाग में चल जाएगा कि कैसे लिखना है, फिर भी आप 4 में 4 नंबर लेकर चले आओगे पत्र लेखन में। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जितने बच्चे हाई स्कूल में है जो पेपर देने वाले हैं उनके यहाँ वीडियो जरूर शेयर कर देना। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।